सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज देखेंगे 50 क्वेश्चन देखेंगे मुश्किल से 12 से 15 मिनट के अंदर और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि आपका लास्ट टाइम चल रहा है। 3 से 4 दिन बचे हैं, इसमें 15-15 मिनट के मैं एक वीडियो में 2 यूनिट को कवर करूँगा। इस तरह कम से कम जो 6 थ्योरेटिकल यूनिट्स हैं उनको कवर कर लूँगा। यानी आपके पास वीडियो 3 वीडियो में सारे काम हो जाएँगे। 15 इंटू 3 मतलब 45 मिनट में आपका काम बहुत सारा आसान मैं करने वाला हूँ। इसलिए आप लोग जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए। 15 मिनट में कुछ नहीं जा रहा है, जो आपने पढ़ा है वो ठीक है। इन क्वेश्चन को गलत नहीं करना है क्योंकि एग्जामिनेशन प्रेशर होता है और ये काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन हैं, जो पेपर 1 में खासकर पहली यूनिट के और यूनिट नंबर 2 से बनने वाले हैं, ठीक है ना? मैं इतना कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि इनमें से अगर हमने 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन 100% हूबहू आने की संभावना रहती है। और फिर इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं जोड़ी मिलाने को आ जाएगा, कहीं मैं दूसरी तरह से सेंटेंसेस में आएगा। 8 से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1, जिसमें पहला जो टॉपिक है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेवल ऑफ टीचिंग। मतलब टीचिंग का लेवल क्या है, इस तरह क्या है टीचिंग का, वहां से क्वेश्चन। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण स्तर सबसे उच्च होता है? तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा भैया चिंतन, यानी रिफ्लेक्टिव लेवल। आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्मृति का स्तर का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग? तथ्यों को याद करना, रटना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या है? रिफ्लेक्टिव, थॉटफुल, इंटरप्रेटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर, यानी तीनों लेवल ऑफ टीचिंग आपको दे दिया। चिंतन स्तर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है बी नंबर, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, करेक्ट। टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल इज बेस्ड ऑन, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर कैसा बेस्ड होता है? ड्रिल एंड प्रैक्टिस नहीं, इनसाइड एंड कंप्रहेंशन हाँ हो सकता है, गेस वर्क नहीं, मेमोराइजेशन नहीं। तो आंसर नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग जो लेवल होता है उसमें तर्क शक्ति की जाती है, कॉम्प्रहेंसिव तरीके से की जाती है स्टडी, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर, किसके लिए मोस्ट है? रिफ्लेक्टिव देखिए प्राइमरी स्कूल के लिए नहीं, इसके लिए मेमोरी लेवल, मिडिल स्कूल के लिए नहीं, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल, हायर एजुकेशन के लिए आपका आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग लेवल? टीचिंग लेवल को कौन कॉन्सेप्ट दिया है? तो जैक्सन महोदय ने दिया है, जैक्सन साहब करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने दिया है, आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे जो ऊपर है ब्लूम है, मॉरिसन है, हार्वर्ड है, ये अलग अलग लेवल ऑफ टीचिंग के अलग अलग जनक हुए, प्रतिपादक हुए, प्रतिपादक नहीं कह सकते, कॉन्सेप्ट देने वाले, प्रपोजल हुए। विच लेवल इन्वॉल्व लीस्ट मेंटल एबिलिटी? सबसे कम लेवल मेमोरी लेवल में होता है, इसमें केवल आपको रटना पड़ता है। एज यू नो द प्राइमरी स्टूडेंट, मतलब 5वीं तक जो समझ लीजिए आप। समझ स्तर शिक्षण में प्रमुख विधि क्या है? मेजर मेथड यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है आंसर नंबर बी, संवाद विधि, है ना। लेक्चर मेथड, चिंतन स्तर पर शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मार्गदर्शक और प्रेरक की होती है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों लेवल में एक्टिव लर्नर कौन में होते हैं और पैसिव लर्नर किसमें होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो मार्गदर्शक की भूमिका चिंतन के स्तर पर बढ़ जाती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, टीचिंग मेथड, शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं? तो डिस्कशन मेथड मोस्ट इफेक्टिव हो जाती है किसके लिए? क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी विधि सक्रिय शिक्षण को बढ़ावा देती है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स एक्टिव लर्निंग? तो एक्टिव लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए आप देखिए भाषण नहीं, प्रदर्शन नहीं, समूह चर्चा और रट्टा। तो इसमें सबसे बेहतरीन जो है समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन। आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा पेपर सॉल्व करते टाइम कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, आपका कॉमन सेंस लगाना है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना है, जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो करेक्ट आंसर ज्यादा क्लोज होता है 99% केस में, है ना। लेक्चर मेथड इज बेस्ट सूटेबल फॉर, किसके लिए लेक्चर मेथड सबसे सूटेबल है? स्किल डेवलपमेंट, मोटिवेटिंग स्टूडेंट, डिलीवरिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लेक्चर में क्या होता है, मास्टर आता है और पढ़ा के चला जाता है, चुपचाप जो फैक्ट है उसको डिलीवर करके खत्म बात। डिलीवरिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग क्या है? तो आपको सबको पता है, लघु कौशल विकसित करना, दैट मींस
क्या बच्चों के अंदर, और माइक्रो टीचिंग मोस्टली कम आपके नंबर में होता है। जैसे आपको ट्यूशन पढ़ाना, होम ट्यूशन पढ़ाना, तो कुछ लोगों को आप पढ़ा पाएंगे, दैट इज योर माइक्रो टीचिंग। विच मेथड इन्वॉल्व लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग किसमें करते हैं, तो भैया प्रोजेक्ट जो होता है ना, आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, हम करके सीखते हैं। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए होंगे अपने स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, करके हम सीखते हैं। हालांकि बात अलग ये है कि आजकल कोई करता नहीं है, केवल ऐसे मार्क्स मिल जाते हैं ना, पर रियल जो है प्रोजेक्ट से हम सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 16, which teaching method is based on B.F. Skinner theory? B.F. Skinner की थ्योरी के हिसाब से सबसे अच्छी मेथड कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत सारे शिक्षाविद हुए, वैज्ञानिक हुए एजुकेशन के, उन्होंने ये सारी चीजें दी हैं। तो इसके लिए हमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन याद रखना है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं, ये लोअर लेवल का मोस्टली है। टीम टीचिंग मीन्स क्या होता है, अगर टीम कहा जाए टीचिंग की, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो वन टीचर मेनी स्टूडेंट, मेनी टीचर्स वन क्लास, वन टीचर वन स्टूडेंट, सेल्फ लर्निंग। तो टीम टीचिंग मतलब मेनी टीचर्स होना चाहिए, क्योंकि टीचिंग के हम टीम बना रहे हैं, और वन क्लास। ये यहाँ पे क्या आपको भाषा से खेलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको सारे क्वेश्चन सही लगेंगे, बट आंसर उसका एक होगा। तो टीचिंग टीम है, दैट मींस देयर इज अ ग्रुप ऑफ टीचर्स का ग्रुप होगा। 18 इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग फोकस ऑन, किसमें फोकस करता है, लर्नर्स के क्वेश्चन पे। साइमुलेटस मेथड यूज फॉर टीचिंग, किसके लिए, रियल लाइफ सिचुएशन को समझाने के लिए साइमुलेशन मेथड यूज होता है। आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि लर्नर सेंटर्ड नहीं होती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आने वाला प्रश्न है, आता है इस तरह क्वेश्चन। तो कौन सा नहीं है, प्रोजेक्ट विधि लर्नर सेंटर्ड है, हाँ बच्चों को ध्यान में रखा। संवाद, हाँ। व्याख्यान विधि है जो ना, ये लेक्चर जो है ना, लेक्चर शब्द ही बहुत बदनाम कह सकते हैं, क्योंकि भैया लेक्चर देना मतलब कि आके चुपचाप चले जाना, खत्म बात, कोई मतलब नहीं है कोई स्टूडेंट से, बस पढ़ा देना। टीसीएम वर्सेस एलसीएम मतलब टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड में कुछ क्वेश्चन बनेंगे। इन एलसीएम द फोकस ऑन, एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, लर्नर सेंटर्ड मेथड। टीसीएम जहां बोलूंगा दैट मीन टीचर सेंटर्ड मेथड, तो इसका 21 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। एलसीएम में किसमें फोकस किया जाता है, लर्नर में। टीसीएम एम्फसाइज ऑन, तो सिंपल सी बात, टीचर की अथॉरिटी पर। टीचर सेंटर्ड मेथड अगर है तो टीचर जो कहेगा वही काम चलेगा। लर्नर सेंटर्ड मेथड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, क्या इंक्लूड करके, बाकी क्या क्या इंक्लूड होता है किसको छोड़ के, तो इसमें डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है ना, डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, प्रदर्शन विधि होती है, डेमो देते हैं, दैट मींस कि एक कोई मॉडल होगा उसको समझाएंगे आपको प्रैक्टिकली, तो डेमो विधि होती ही नहीं है भाई। लर्नर सेंटर्ड में डेमो विधि होती है, बट आपको एक्सेप्ट पूछ रहा है, इसके अलावा तो डिस्कशन, प्रोजेक्ट, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। आंसर नंबर 24, इन टीचर सेंटर्ड मेथड द मेन रोल ऑफ स्टूडेंट, किसका रोल है टीचर सेंटर्ड में, पैसिव रोल होता है, ये मैंने बताया था। एक होता है एक्टिव रोल, एक होता है पैसिव रोल। एक्टिव रोल अगर टीचर का है और एक में होता है लर्नर का, है ना। तो इसमें क्या है, पैसिव रोल किसका है टीचर सेंटर्ड में, आपका स्टूडेंट का है। लर्नर ऑटोनॉमी इज प्रमोटेड इन, कहां, एलसीएम में, सिंपल सी बात है। मूक का क्या फुल फॉर्म है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा आपसे, और आपको मैं बताता हूँ कंफ्यूजन कहाँ पे होगा, ये भी मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ। कंफ्यूजन आपको यहाँ पे होगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन करना है कि मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज करना है, आगे पीछे नहीं करना है। तो सबसे पहले मैसिव ओपन ऑनलाइन, ठीक है ना। MOOCs are based on ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, करेक्ट आंसर में ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। वन मेजर बेनिफिट ऑफ MOOCs का सबसे बेहतरीन बेनिफिट क्या है, तो स्केलेबिलिटी है। MOOCs आर जनरली क्या होते हैं, सेल्फ पेस्ड होते हैं। इंस्ट्रक्टर पेस्ड, सेल्फ पेस्ड मतलब होता है कि खुद जनरेटेड होते हैं, और उसमें जनरली आप जवाब नहीं दे सकते। जैसे MOOC में क्या चलता है, स्वयं प्रभा है, स्वयं है, ये पोर्टल चलते हैं, आप लोग टीवी में देखते होंगे 24/7 क्या होते हैं, प्रसारण आते रहते होंगे। आप लोग देखते होंगे 60 साल का कोई बुढ़ा पढ़ा रहा है, वो
तार वाला चश्मा लगा के, डोरी वाला चश्मा लगा के आप उसको स्किप कर देते हैं। मोस्टली टीवी में आपने स्किप कर दिया, बट वो आपको पता है वो सबसे बड़े बात चल रही होती है टीवी में, उसमें आईआईटी के वो जो बुड्ढा है ना, आईआईटी से रिटायर होता है या फिर आईआईएम का होता है, तो बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड लोग उसमें पढ़ाते हैं। स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, मूक्स हो गया, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ये किसके लिए है? हमारे लिए नहीं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चे, ये आपके लिए है, जो घर में दैट मीन प्रौढ़ शिक्षा जिसको कहते हैं ना, तो उसके लिए है ना। तो उसको आप कभी देखा करिए, समझ में नहीं आएगा, जिसको इंटरेस्ट है वही समझ पाएगा, ठीक है ना। मूक्स आर यूजफुल फॉर, किसके लिए यूजफुल होते हैं? लाइफ लॉन्ग लर्नर, जो हमेशा सीखना चाहते हैं। मैंने पहले भी बात की कि लाइफ लॉन्ग लर्नर जो होते हैं, हमेशा जीवन में सीखना चाहते हैं, उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 31 आ गया है, दैट मींस आपका टॉपिक आ गया है नेक्स्ट यूनिट नंबर 2, दैट इज रिसर्च टाइप और मेथोडोलॉजी, है ना। तो उससे हम लोग डिस्कशन करते हैं फंडामेंटल रिसर्च एम टू। फंडामेंटल रिसर्च एम टू क्या करता है? फंडामेंटल रिसर्च पहली बात है इसमें कि थ्योरी डेवलप करता है, दैट मींस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं, थ्योरी डेवलपमेंट फील्ड वर्क। देखिए फंडामेंटल मतलब बोल दिया क्या? आधारभूत, दैट मींस स्टार्ट कर रहा है ना, थ्योरी डेवलप करेगा। क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च का क्या उद्देश्य है? दो गोल ऑफ एक्शन रिसर्च, सिद्धांत निर्माण, प्रयोगशाला परीक्षण, समस्या समाधान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर बस। अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च कब काम होती है? अप्लाइड मींस होता ही सिंपल सा मतलब होता है प्रैक्टिकल। अप्लाइड की जगह आप क्या कह सकते हैं? प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल का करेक्ट आंसर। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है? तो क्वालिटेटिव मतलब हिंदी में अगर कहा जाए तो गुणात्मक, तो ये डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें होता हमेशा क्या है कि आप डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक क्वांटिटेटिव होता है जिसमें क्या होता है, आप ऐसे रिसर्च करेंगे जिसमें क्रूशियल रोल, मेन रोल में नंबर्स होते हैं। सैंपलिंग इज इंपॉर्टेंट रिसर्च फॉर टाइम सेविंग, आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हाइपोथेसिस इज प्रूवन फैक्ट, टेंटेटिव एजम्पशन, कंक्लूजन, स्टैटिस्टिकल टूल, तो आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टेंटेटिव एजम्पशन। हाइपोथेसिस का मतलब आप समझ रहे हैं ना, हाइपोथेसिस का सिंपल सा ये मतलब होता है कि एक कयास लगाना, परिकल्पना करना पहले से। मान लीजिए विराट कोहली जा रहा है क्रिकेट खेलने और उनकी बैटिंग आना तय है, तो हम लोग क्या हाइपोथेसिस लगाते हैं कि आज विराट कोहली 100 रन मारेगा, ठीक है। एक होता है एक्सपेक्टेशन, एक होता है परिकल्पना, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन में वही परिकल्पना ही एक्सपेक्टेशन बन जाती है, और अगर कहा जाए तो छोटी सी लाइन है परिकल्पना और एक्सपेक्टेशन में, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो दिल से अपने आती है, मतलब आप खुद आपका इमोशन कहता है। अब परिकल्पना में क्या होता है, तो उसमें दिल नहीं लगाना पड़ता है, उसमें करना ये पड़ता है कि भाई यहाँ क्या हो सकता है, एजम्पशन करो भाई सही चीजें क्या है, ठीक है ना। तो विराट कोहली अगर शतक मार रहा है, ये हमने परिकल्पना कर दी, एक एजम्पशन बना दिया। अब वो सही हो सकते नहीं, ये मैटर नहीं करता, तो एजम्पशन जरूरी नहीं है सही होना। फिर क्वेश्चन नंबर 36, द फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस क्या है? तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ये स्टेप ऑफ रिसर्च है भैया। सबसे पहले कोई भी अगर आप रिसर्च करने जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ये दे रहा हूँ, विराट कोहली चौथे पांचवें स्टंप के बॉल में आउट होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहले सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उस रिसर्च के बारे में, भैया क्यों होते हैं और कब कब हुई है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप्स आएंगे, है ना। इन क्वांटिटेटिव रिसर्च डाटा इज वर्बल, ग्राफिकल, न्यूमेरिकल। तो भैया क्वांटिटेटिव में पहले ही बताया नंबर से काम होता है, न्यूमेरिकल। इथनोग्राफी इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? आंसर नंबर बी, कल्चर स्टडी से। एम्पिरिसिज्म यानी प्रत्यक्षवाद का अर्थ क्या है? एक टॉपिक आपका दिया है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तर्क पर आधारित, अनुभव इंद्रियों पर आधारित ज्ञान। तो प्रत्यक्षवाद मतलब सिंपल सा है कि एक्सपीरियंस बेस्ड आपकी लर्निंग होगी, ज्ञान पे आधारित होगा, इंद्रियों पे आधारित। इंद्रिय पता है ना आपको, सेंसेस, आंख, नाक, कान, स्किन, जीभ, ये सब सेंसेस हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 41 to 50 लास्ट क्वेश्चन आपके हैं। आई थिंक कितना टाइम हो गया? हाँ, टाइम हो चुका 14 मिनट। मैंने बोला था कि 15 मिनट या फिर 15-20 मिनट के अंदर लेना है। तो 10 क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, आईसीडी स्टैंड फॉर
इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आ सकता है, बहुत बार आता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर मैं खेल बता रहा हूँ। अगर ऑप्शन उसको कठिन करना हुआ तो जो एंड है बीच में ना, ये कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी कर देगा। लेकिन अगर आपको कंफर्मेशन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, बहुत लोग भी आईसीटी में काम करते हैं, आईटी कंपनी में काम करते हैं, हर जगह काम करते हैं, सीएस में है, लेकिन उनको फुल फॉर्म में अगर मैं पूछ लूं अभी भी डाउट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है एंड में, यूज ऑफ आईसीटी रिसर्च इंक्लूड डाटा कलेक्शन, सिंपल सी बात है, खत्म। पैरेललिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर इज पार्ट ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। पैरेललिज्म पहले भी आ चुका है रिसर्च में आईसीटी। रिसर्च एथिक्स इंक्लूड, ये बहुत खतरनाक है। आजकल क्या हो गया है, इतना करप्शन बढ़ गया है, इतना रिसर्च में भी कॉपीराइट, इतना आपको दिक्कत हो रही है, इसलिए रिसर्च एथिक्स इंक्लूड कर दिया जाएगा हर जगह। क्योंकि आप अगर एथिकल रहेंगे तो आप ही अच्छा काम कर पाएंगे। तो आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 45 है, यूजीसी प्रमोट रिसर्च इंटीग्रिटी विया इन्फ्लीविनेट। ये भैया रिसर्च इंटीग्रिटी को कहां से प्रमोट किया जाता है? आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इन्फ्लीविनेट से। रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स आर मेंडले, ये करेक्ट आंसर है, ये फैक्चुअल है, आपको ध्यान रखने पड़ेगा। रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए मेंडले क्या है? रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स है। रिसर्च लॉग बुक इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एंड डेली प्रोग्रेस, आंसर नंबर बी। इन रिसर्च रिपोर्टिंग बिब्लियोग्राफी रेफर टू, बिब्लियोग्राफी का क्या है मतलब? रिसर्च क्वेश्चन, डाटा टेबल, सोर्स लिस्ट। तो आंसर नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, सोर्स लिस्ट। रिसर्च वैलिडिटी मींस कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी, फ्लेक्सिबिलिटी, क्वांटिटी। भैया रिसर्च वैलिडिटी का सिंपल सा मतलब है हाउ यू आर एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेसी से इसका संबंध। क्वेश्चन नंबर 50 है, इफेक्टिव रिसर्च मैनेजमेंट रिक्वायर, क्या जरूरत होती है इफेक्टिव रिसर्च में? रैंडम वर्क, प्रॉपर प्लानिंग, गेस वर्क, आइसोलेटेड वर्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग इज द इफेक्टिव मैनेजमेंट में है। तो भैया ये 50 क्वेश्चन आपके हो गए। ऐसे ही मैं, आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 ऐसे दो दो करके हम, अभी आपके पास बचा है आज 21, 22, 23, 24, 4 दिन बचे हैं। सारे यूनिट हम कंप्लीट कर देंगे। खासकर डीआई को नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, हो सके तो लास्ट में कर दूंगा। मैथमेटिकल और लॉजिकल रीजनिंग को छोड़ देंगे, क्योंकि इनको छोड़िए आप, ये बहुत इजी आते हैं। बाकी 6 जो हमारे पास थ्योरेटिकल यूनिट है उनको हम जरूर कवर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करिएगा कि आपको कौन से और क्या क्या चाहिए मटेरियल। 4 दिन में जितना हो सकेगा मैं प्रैक्टिस के लिए पूरे के पूरे दूंगा और कम टाइम पे देने की कोशिश करूंगा, ठीक है।